नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों अपन पढ़ रहे हैं संस्कृत की शिक्षण विधियां और उसमें अपना यूनिट नंबर 4 का ये अपना पार्ट नंबर 3 है, जिसमें अपन आधुनिक शिक्षण विधियों की बात करेंगे। जो पारंपरिक शिक्षण विधियाँ संस्कृत की वो अपन ने पढ़ ली हैं। आज के वीडियो से अपन आधुनिक शिक्षण विधियों की बात करेंगे, जिसमें टोटल 3 विधियां हैं। पहली है प्रत्यक्ष विधि, जिसको निर्बाध विधि भी बोलते हैं, सुगम विधि भी बोलते हैं। इसका अन्य नाम क्या है? निर्बाध विधि या सुगम विधि। ठीक है, इसके अलावा 2 और विधियां हैं, वो भी अपन देखेंगे। तो प्रत्यक्ष विधि को देख लेते हैं बिना समय गवाए निर्बाध विधि को। सबसे पहले बात करें तो संस्कृत शिक्षण के लिए इस विधि का सर्वप्रथम वर्णन किसने किया? प्रोफेसर बीपी बोकिल ने अपनी पुस्तक न्यू अप्रोच टू संस्कृत में किया। ध्यान से देखिएगा, प्रत्यक्ष विधि के जन्मदाता भारत में अगर पूछें तो प्रोफेसर बीपी बोकिल को माना जाता है। और इसका जिक्र उन्होंने सबसे पहले कहाँ किया? अपनी पुस्तक न्यू अप्रोच टू संस्कृत, न्यू अप्रोच टू संस्कृत में इन्होंने सबसे पहले इसका वर्णन किया है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। इस विधि का व्यवहारिक प्रयोग भी सर्वप्रथम बोकिल ने ही एलिफेंट ट्यून हाई स्कूल मुंबई में किया। देखिए दोस्तों, यहाँ से ध्यान रखना, आपको ये पॉइंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले इसका प्रयोग जो है वो प्रोफेसर बोकिल ने ही किया था। कहाँ किया था? एलिफेंट ट्यून हाई स्कूल मुंबई में इन्होंने ये प्रयोग किया था। इस विधि में शिक्षण कार्य करते समय किसी अन्य भाषा का सहारा नहीं लिया जाता है। इस विधि में क्या होता है कि शिक्षण कार्य, जिस भी भाषा का शिक्षण कार्य कर रहे हैं, जैसे हिंदी का कर रहे हैं तो हिंदी में ही करवाया जाएगा, अंग्रेजी में करवाएं तो सिर्फ इंग्लिश का ही प्रयोग होगा, और संस्कृत अगर पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ संस्कृत में ही इसका प्रयोग होगा। यानी कि छात्र को संस्कृत भाषा में ही सीखना होता है और अपने भावों की अभिव्यक्ति संस्कृत भाषा में ही करनी होती है, यानी किसी अन्य भाषा का सहारा यहाँ नहीं लिया जाता है, ताकि संस्कृत में उनका पूरा अधिकार हो जाए और छात्र संस्कृत भाषा में भी अपनी मातृभाषा जितना दक्ष हो जाए। तो ये इस विधि का जो है मुख्य उद्देश्य है। ये यहाँ पे इसका परिचय रहा, और ये इसमें जो आवश्यक पॉइंट्स हैं ये रहे आपके सामने। बिल्कुल आप देख सकते हो, इनको समझिए और लिख लीजिए साथ साथ कि छात्र को संस्कृत भाषा में ही सीखना होता है और अपने भावों की अभिव्यक्ति भी किस में करना होता है? जिस भाषा को सीख रहे हैं उसी में, यानी संस्कृत सीख रहे हैं तो संस्कृत, अंग्रेजी सीख रहे हैं तो अंग्रेजी। ऐसा क्यों होता है? ताकि जो भाषा विशेष अपन सीख रहे हैं उसके ऊपर अपना पूरा अधिकार हो जाए और मातृभाषा की तरह ही अपन उसमें दक्ष हो जाएं। इस विधि में शिक्षक छात्र से प्रश्न पूछता है और छात्र उत्तर देते हैं, और कौन सी भाषा में देते हैं? वही भाषा जो अपन पढ़ रहे हैं। जैसे संस्कृत पढ़ा रहे हैं तो संस्कृत में ही शिक्षक जो है प्रश्न पूछते हैं और संस्कृत में ही छात्र जो है उत्तर देते हैं। इस प्रकार शिक्षक छात्र को सरल वाक्य निर्माण हेतु प्रोत्साहित करता है। इससे क्या होता है कि शिक्षक जैसे प्रश्न पूछा तो बच्चे ने जो वाक्य बना के उत्तर देगा, तो वाक्य निर्माण करने की जो है बच्चे में जो है वाक्य निर्माण करने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है, उसको प्रोत्साहन उससे मिलता है। इस प्रणाली में वाक्य को भाषा की सबसे छोटी इकाई माना जाता है। जो प्रत्यक्ष विधि है उसमें भाषा की सबसे छोटी इकाई को आपका वर्ण वगैरह न मान करके क्या माना जाता है? वाक्य को ही भाषा की सबसे छोटी इकाई इसमें माना जाता है, क्योंकि वाक्य का पूर्ण रूप से अर्थ निकलता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा विद्यार्थी संस्कृत में ही बोलता है, संस्कृत ही सुनता है। इस प्रकार उसके आसपास का वातावरण संस्कृत में कर दिया जाता है। विद्यार्थी पहले 4 वाक्य बोलता है, फिर एक अनुच्छेद, और फिर धीरे धीरे इस भाषा में दक्षता वह प्राप्त कर लेता है। तो ये आपकी प्रत्यक्ष विधि, निर्बाध विधि, इसका परिचय, इसके में क्या होता है, क्या कहाँ से ये विधि आई है, सारी चीज़ें इस पूरे पैराग्राफ में आप लोगों के सामने। दोस्तों आप लोग ये मत पूछना कि सर आपने कौन सी किताब से ये उठाया है, क्योंकि आपको इस चीज़ पर ध्यान नहीं देना कि मैंने जो कहाँ से मैं चीज़ें उठा करके आपको पढ़ा रहा हूँ। जाहिर सी बात है, न तो मेरे पास ये लिखी हुई हैं, मुझे भी कहीं से देखनी पड़ती हैं। मैंने जो पढ़ी हैं वही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है किसी बुक से ही मैंने पढ़ी हैं। अब कौन सी से पढ़ी हैं ये आप ध्यान मत दीजिए, आप सिर्फ समझने पर ध्यान लगाइए। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और इन वीडियोज़ के सारे वीडियोज़ की PDF जो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिलती है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर रखा है तो टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा संस्कृत पेडागोजी के नाम से एक आपकी जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जिसमें हमारी पहले 2 वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पहले 2 वीडियोज़ वहाँ आपको मिल जाएंगे अगर आपने नहीं देखे हैं टीचिंग मेथड से संबंधित, क्योंकि ये अपना पार्ट नंबर 3 है।
अगर बात करें दोस्तों आपकी सुगम पद्धति या निर्बाध पद्धति या प्रत्यक्ष विधि की विशेषताओं की, तो मुख्य विशेषताएं क्या हैं? इस विधि में संस्कृत शिक्षण विद्यार्थियों में भाषा विशेष के प्रति रुचि उत्पन्न करता है। भाई सारी चीज़ें संस्कृत में होती हैं तो रुचि उत्पन्न होती ही होती है। यह विधि छात्र को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय बनाए रखती है। सक्रिय इसलिए बनाए रखती है क्योंकि इसमें जो प्रश्न भी पूछे जाते हैं, बच्चे को उत्तर भी देने होते हैं, संस्कृत में सारा काम होता है, संस्कृत में पढ़ाया जाता है, बातचीत भी संस्कृत में होती है, तो सक्रिय छात्र इसमें रहता है। इस विधि में बोलने पर अत्यधिक बल दिया जाता है, इसलिए इसे उच्चारण की शुद्धता का अभ्यास होता है। भाई इससे क्या होगा? उच्चारण की शुद्धता का अभ्यास अपने आप हो जाएगा। उच्चारण सौष्ठव जिसको अपन बोल सकते हैं, उच्चारण शुद्धता का अभ्यास इसमें इसलिए होता है क्योंकि इसमें बोलने पर अधिक बल दिया जाता है। जाहिर सी बात है, वाचन कौशल का इसमें अभ्यास अच्छा होता है, श्रवण कौशल का भी होता है। इस विधि में शिक्षण करने पर छात्रों को सुनकर अर्थ को समझने का अभ्यास करने का पर्याप्त अवसर मिलता है। अभ्यास के कारण श्रवण कौशल का भी पर्याप्त विकास इसमें दोस्तों होता है। ठीक है, तो ये थी इस विधि की विशेषताएं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा इनको ध्यान से देख लीजिएगा, याद रख लीजिएगा। अब इस विधि की जो सीमाएं हैं उनको देख लेते हैं। तो इस विधि की उपयोगिता केवल मेधावी छात्रों के लिए मानी गई है। भाई अगर आप कमज़ोर विद्यार्थी से संस्कृत में सवाल पूछेंगे, प्रश्न पूछेंगे, तो वो बच्चा वाक्य का निर्माण नहीं कर पाएगा और आपको कोई भी जवाब नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो इसलिए केवल मेधावी छात्रों के लिए विधि जो है वो महत्वपूर्ण मानी गई है। कमज़ोर विद्यार्थियों के लिए ये विधि जो है वो महत्वपूर्ण साबित नहीं होती है। दोस्तों मुझे एक जो है स्टूडेंट का कमेंट भी आया था कि सर आप जो संस्कृत की टीचिंग मेथड्स पढ़ाओ वो बिल्कुल संस्कृत में पढ़ाएं, उसके बाद उसका संस्कृत में हिंदी में अनुवाद करके बता दें। तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि अगर मैंने संस्कृत में सारा कुछ पढ़ाया, ठीक है, संस्कृत में मेरे पास अवेलेबल है, लेकिन संस्कृत में अगर मैं आपको पढ़ाऊँगा बिल्कुल तो आप पूरी तरीके से नहीं समझ पाओगे। और मेरी भी इतनी पकड़ नहीं है संस्कृत के ऊपर कि मैं लाइन टू लाइन आपको जो है अनुवाद करके बता सकूँ। तो जो चीज़ें रीट में आपके लिए इम्पोर्टेंट वो सारी मैंने बताई हैं, बिल्कुल डिटेल से बताई हैं, वही मुझे आती हैं। ठीक है, और शिक्षण विधियों को मैंने हिंदी में पढ़ा था और आप आसानी से संस्कृत जो वो समझ जाओगे, जो क्वेश्चन समझ जाओगे, उसके ऑप्शंस भी समझ जाओगे, आंसर क्लिक कर सकते हो। अगर हिंदी में भी पढ़ते हो तो कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अपन यह विधि समय साध्य है। भाई समय जो है इसमें थोड़ा सा कम लगता है, समय साध्य विधि है। इस विधि में प्रत्येक विद्यार्थी पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना पड़ेगा, जो कि विद्यालय की समय सारणी को ध्यान में रखते हुए संभव नहीं। समय साध्य का मतलब अधिक समय लगता है, समय जो है इसमें अधिक लगता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि प्रत्येक विद्यार्थी, केवल मेधावी छात्र वो जल्दी समझ जाएंगे, लेकिन कमज़ोर बच्चा उसके ऊपर अलग से आपको व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना पड़ेगा और विद्यालय की समय सारणी को ध्यान में रखते हुए संभव नहीं हो पाता, क्योंकि 40-45 मिनट का एक पीरियड होता है जिसमें अपने को सारा कुछ पढ़ाना भी होता है, सभी बच्चों को बताना भी होता है, तो एक एक करके ऐसा संभव नहीं है। नेक्स्ट पांचवा अपना पॉइंट है संस्कृत अध्यापकों का मातृभाषा में उपयोग करने की योग्यता का न होना भी इस विधि की एक सीमा है। बिल्कुल संस्कृत अध्यापक जो है वो मातृभाषा का उपयोग ज़्यादा करते हैं पढ़ाते समय संस्कृत को, जैसे अपन लोग कर रहे हैं। तो इस विधि के हिसाब से ये चीज़ बिल्कुल सही नहीं है। इस विधि के अकॉर्डिंग अगर आपको पढ़ाना है तो आपको प्रत्यक्ष विधि के रूप में अगर आपको पढ़ाना है तो बिल्कुल संस्कृत में आपको पढ़ाना चाहिए। ठीक है, लेकिन जो है ये केवल मेधावी छात्रों के लिए ही उपयोगी मानी गई है, इसलिए अपन इसका प्रयोग नहीं कर सकते। नेक्स्ट अपन बात करेंगे दोस्तों संरचनात्मक उपागम की। उम्मीद करता हूँ प्रत्यक्ष विधि में किसी प्रकार का डाउट आपको नहीं रहा होगा, बिल्कुल समझ में आ गई होंगे। और इसी प्रकार के नोट्स और आप प्राप्त करने के लिए, वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको मैटर पसंद आ रहा है तो। संरचनात्मक उपागम क्या है? इस उपागम में वाक्यों की संरचना के ऊपर बल दिया जाता है, यानी एक वाक्य जो है उसमें कर्ता कौन है, क्रिया कौन है, संज्ञा कौन है, सारी चीज़ें, सर्वनाम प्रयुक्त हुआ, विशेषण कौन सा प्रयुक्त हुआ है, विशेष्य कौन है, सारी चीज़ों के ऊपर बल बताया जाता है। यानी वाक्य की संरचना है, वाक्य बना किस प्रकार है ये इसमें बताया जाता है। वाक्य की रचना के दौरान ही व्याकरणात्मक एवं शब्दकोशात्मक ज्ञान को प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि इसमें व्याकरण का ज्ञान साथ साथ करवाया जाता है। इसमें क्या होता है, वाक्य की संरचना को बताया जाता है कि इसमें ये चीज़ें हैं। और जैसे संज्ञा है, मान लीजिए कोई शब्द, तो इसमें कौन सी संज्ञा, यानी कि वहाँ व्याकरण का ज्ञान हो गया। उस शब्द का अर्थ अगर नहीं पता तो शब्द का अर्थ बताया जाता है, तो शब्दात्मक ज्ञान भी हो गया, शब्दकोश का ज्ञान भी हो गया।
तो इस प्रकार से सारी चीज़ें इसमें साथ चलती हैं। नेक्स्ट है, वस्तुतः इस विधि के द्वारा प्रत्यक्ष विधि को बल प्रदान किया गया, क्योंकि वाक्यों की संरचना का ज्ञान होने के बाद छात्रों को उस भाषा को समझने में ज़्यादा श्रम नहीं करना पड़ेगा। अगर अपन संरचनात्मक उपागम का प्रयोग करके प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करते हैं तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि बच्चा अगर वाक्य समझने लग जाएगा फिर वह संस्कृत में भी पढ़ सकता है, अंग्रेजी में पढ़ सकता है, आपका हिंदी में भी पढ़ सकता है। तो प्रत्यक्ष विधि के लिए एक सहारा प्रदान करने वाली विधि भी इसको माना जा सकता है। फिर है, वाक्य की संरचना के दौरान कर्ता, कर्म इत्यादि तथा अव्यय, उपसर्ग, निपात, जो है इत्यादि का ज्ञान प्रस्तुत कर दिया जाता है। यानी कि एक प्रकार से सारी चीज़ें व्याकरणात्मक रूप से मानी जा सकती हैं, तो व्याकरण का ज्ञान भी इसमें करवा दिया जाता है, जो कि यहाँ बता दिया गया है। अतः यह विधि प्रत्यक्ष विधि को सफल बनाने के लिए ही मानी गई है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ संरचनात्मक उपागम को आप पढ़ गए, समझ गए होंगे। संरचनात्मक उपागम किसकी सहायता करता है भाई, ये बताओ आप, किसकी सहायता जो है वो संरचनात्मक उपागम करता है, तो वो करता है प्रत्यक्ष विधि की। ठीक है, क्योंकि प्रत्यक्ष विधि में भाषा की इकाई वाक्य को माना है और संरचनात्मक उपागम में वाक्य की संरचना पर ही बल दिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए प्रत्यक्ष विधि की सहायक विधि जो है वो कौन सी है, संरचनात्मक उपागम। नेक्स्ट है दोस्तों अपना आधुनिक विधियों में लास्ट विधि अपनी नियोजित अध्ययन विधि। नियोजित अध्ययन विधि की बात करें तो नियोजित अध्ययन विधि में पाठ को खंडों में विभाजित करके अध्ययन करवाया जाता है। यानी कि एक पाठ जो है उसको अनेक खंडों में बांट लिया जाता है, उपभागों में विभाजित कर लिया जाता है और एक एक भाग को बिल्कुल समझा के पढ़ाया जाता है और बहुत ही बढ़िया विधि मानी जाती है। यह सामान्यतः पाठ को 6 खंडों में विभक्त किया जाता है। इस विधि में क्या होता है कि पाठ को लगभग 6 भागों में विभाजित किया जाता है, कम में भी कर सकते हैं लेकिन सामान्य तौर पे 6 भागों में किया जाता है। लेकिन यहाँ से प्रश्न जो बन सकता है कि सामान्यतः कितने भागों में विभक्त करते हैं नियोजित अध्ययन विधि में, तो 6 में करते हैं। ठीक है, इन खंडों को चौखट या फ्रेम में विभाजित किया जाता है। पहली चौखट के बाद ही दूसरी चौखट में प्रवेश किया जाता है। चौखट यानी इस प्रकार से आप मान सकते हैं, फ्रेम एक प्रकार से, तो इसमें एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट, फिर ये आपका तीसरा पार्ट, फिर ये चौथा पार्ट, फिर पांचवा और फिर ये छठा पार्ट। इस प्रकार चौखटों में किया जाता है। पहली चौखट होने के बाद दूसरे में, दूसरे से तीसरे, तीसरे चौथे पांचवें और छठी चौखट इसमें पढ़ाया जाता है। पहली चौखट के बाद ही दूसरी चौखट में प्रवेश किया जाता है। यहाँ प्रस्तावना एवं प्रस्तुतिकरण के बाद अनेक प्रश्न बनाकर उनके उत्तर भी प्रस्तुत किए जाते हैं ताकि छात्र स्वयं का मूल्यांकन कर सकें। यहाँ प्रस्तावना कौशल भी होता है। प्रस्तावना कौशल यानी कि जो टॉपिक अपने को पढ़ाना है उस टॉपिक के ऊपर पहुँचना ही प्रस्तावना कौशल एक प्रकार से होता है। कैसे पहुंचना है, प्रश्नों के माध्यम से या किसी और माध्यम से, वो शिक्षक के ऊपर आधारित होता है। फिर प्रस्तुतिकरण, टॉपिक पर पहुंच गए उसके बाद शिक्षक जो प्रस्तुतिकरण देते हैं, और प्रस्तावना प्रस्तुतिकरण होने के बाद यानी एक चौखट को पढ़ाने के बाद उसके ऊपर प्रश्न भी इसमें किए जाते हैं। एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं वो इसी पत्ती पर मेरे हिसाब से आधारित हैं, क्योंकि उनमें क्या होता है, एक प्रकार से 2-3 टॉपिक्स पढ़ा दिए जाते हैं, उसके बाद 3-4 प्रश्न का बॉक्स एक नीचे दिया जाता है, जो कि बहुत ही बढ़िया होती है। इसलिए इस वर्ष से एनसीईआरटी अपने भी राजस्थान बोर्ड में लागू कर दी गई है। वर्तमान दूरस्थ शिक्षा प्रणाली में इसी विधि का प्रयोग करके पाठों का निर्माण किया जाता है। वर्तमान दूरस्थ शिक्षा प्रणाली में यानी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा ही किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अपन बात करें इस विधि की विशेषताओं की, तो इस विधि का प्रयोग करके टीचिंग सॉफ्टवेयर एवं टीचिंग मशीन का निर्माण किया जाता है। टीचिंग सॉफ्टवेयर जो आते हैं काफ़ी सारे, और टीचिंग मशीन, टीचिंग सॉफ्टवेयर जो आपका जो डीयू रिकॉर्डर है, जो बहुत सारे स्क्रीन रिकॉर्डर हैं, बहुत सारे टीचिंग सॉफ्टवेयर्स भी हैं, आपके एलईडी स्क्रीन्स भी आ गई हैं, एलईडी बोर्ड्स भी आ गए हैं, तो उनका उपयोग जो है नियोजित शिक्षण विधि के आधार पे अपन कर सकते हैं, किया जाता है। इनका निर्माण जो है इसी के आधार पे। इस विधि में विशेष प्रकार की पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करके अध्यापन करवाया जाता है, जिनकी सहायता से छात्र स्वयं भी अध्ययन करने में समर्थ हो जाते हैं। नेक्स्ट अपना यह विधि मनोवैज्ञानिक एवं सैद्धांतिक आधारों पर निर्भर करती है। एक मनोवैज्ञानिक विधि इसको माना जाता है, और यह विधि उद्दीपन एवं अनुक्रिया दोनों पर निर्भर करती है। उद्दीपन क्या होता है, यानी कि किसी चीज़ से अपने को क्रिया करने का अगर अपने को प्रोत्साहन मिलता है तो वो अपने लिए क्या हो गया, उद्दीपन हो गया। और उद्दीपन प्राप्त करने के बाद जो कार्य अपन करते हैं उसको अनुक्रिया कहते हैं। तो यह विधि उद्दीपन किस लिए,
कि उद्दीपन इसलिए कि दोस्तों इसमें होता क्या है, आप देख सकते हैं, पहले मैंने आपको बता दिया है कि पाठों के रूप में इसको विभक्त करते हैं, उसके बाद प्रस्तावना प्रस्तुतिकरण होता है और उसके बाद बच्चे से प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं और उसका मूल्यांकन भी किया जाता है। तो प्रस्तावना प्रस्तुतिकरण होने के बाद जो बच्चों को एक प्रकार से उद्दीपन इसमें मिल जाता है और उसके बाद जो है उद्दीपन मिलने के बाद अनुक्रिया बच्चा करता है और प्रश्नों के जवाब देने की कोशिश इसमें करता है। इसमें शिक्षक छात्रों को उद्दीपित करता है, यानी शिक्षक जो है वो छात्रों को क्या करता है, उद्दीपन प्रदान करता है। छात्र पुनर्बलन के द्वारा क्या करते हैं, अनुक्रिया इसमें करते हैं। फिर प्रश्न पूछता है शिक्षक और पुनर्बलन उनको मिलता है उद्दीपन से और फिर वो अनुक्रिया करके जवाब उसका देने का प्रयास करते हैं। तो उद्दीपन अनुक्रिया दोनों पर ये विधि निर्भर करती है। ये थी दोस्तों आपकी नियोजित अध्ययन विधि और इस प्रकार से दोस्तों अपनी जो आधुनिक शिक्षण विधियाँ संस्कृत की वो संपन्न होती हैं। टोटल 3 विधियाँ अपन ने आधुनिक संस्कृत विधियों में पढ़ी और परंपरागत विधियों में 3 विधि पढ़ी। इस प्रकार से 6 विधियाँ अपन ने अभी पढ़ ली हैं। इसके बाद दोस्तों अपन जो व्याकरण शिक्षण की विधियाँ हैं, गद्य शिक्षण की विधियाँ हैं, पद्य शिक्षण की विधियाँ हैं, रचना शिक्षण की विधियाँ हैं, उनको भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाएँ। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, नई विधि के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।